हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कूलाम के नियम को हमने बताया था कि मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक आपका Q1 है दोस्तों, दूसरा आपका क्या है Q2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, मान लीजिए सपोज दैट R है, तो इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यानी कि इनके बीच लगने वाला जो आपका अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वह हमेशा दोनों चार्ज जो आपको चार्जेस दिए गए, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता था। और उनके बीच का जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, उनके डिस्टेंस के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। अब जब दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते थे, तो आपका मिला यम प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मिलता है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हम किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। आपका यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मिले K Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। जहां आपका जो K है, K आपका दोस्तों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट माना जाता है। और ये क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। इसका जो फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका फार्मूला 9.0 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट होगा, ये एप्सिलॉन नॉट दोस्तों आपका है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसी के साथ यही आपको क्या है दोस्तों, कूलाम का नियम होगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कूलाम के नियम के आधार पर किसी दो चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो यह फोर्स है, फोर्स एक प्रकार का वेक्टर होता है। फोर्स क्या होगा दोस्तों, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे तो इसके बाद देखिए दोस्तों, कहा रहा है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम फाइंड आउट किए, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कूलाम्स लॉ के बेस पर हम करते हैं। लेकिन अगर यह एक आपका फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आपका वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसके लिए सबसे पहले काम आपको दो एक्सिस कंसीडर करना होगा। मान लीजिए एक आपका x है दोस्तों, दूसरा आपका क्या है y है। अब यहां पर ये आपका वर्जिन O होगा, एक x एक्सिस हो गया, दूसरा क्या होगा y एक्सिस हो गया। मान लीजिए एक आपका चार्ज यहां पर दिया Q1, दूसरा चार्ज क्या है आपका दोस्तों यहाँ पर Q2। एक चार्ज दोस्तों यहाँ पर Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है Q2 है। तो इसको हम अब इन दोनों के बीच में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके कहने के लिए सबसे पहला काम आपको इस वर्जिन के रिस्पेक्ट में एक आपका इसके वर्जिन के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर को कंसीडर करते हैं जिसका नाम होगा वेक्टर R1। क्या करेंगे दोस्तों, एक पोजीशन वेक्टर को कंसीडर करते हैं। दूसरा काम क्या होगा, अब इसी प्रकार वर्जिन के रिस्पेक्ट में हम दूसरा एक पोजीशन वेक्टर लेट करेंगे जिसका नाम R2 होगा। देखिएगा दोस्तों, जो आपका पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है, यह हमेशा किसी भी चार्ज के पोजीशन को बताता है वर्जिन के रिस्पेक्ट में। तो आपका वर्जिन के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में आपका Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है आपका R1 है, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है क्या दोस्तों, R2 है। लेकिन अब हम जानते हैं कि भी किसी कूलाम के नियम के आधार पर जब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, हमको डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम Q1 टू Q का चार्ज Q1 से Q2 को ओर जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो वेक्टर मिलेगा, इसको मानेंगे दोस्तों R12। क्या लिखेंगे, R12। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। क्या होगा, वेक्टर R12। यानी कि हम 1 से किधर चार्ज की ओर जाते हैं, सेकेंड चार्ज की ओर जाते हैं, तो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। यानी कि दोनों चार्जों के बीच का एकदम मिनिमम डिस्टेंस होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम Q2 से Q1 की ओर जाएंगे, तो यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसको हम मानेंगे क्या, इसको मानेंगे वेक्टर किधर से 2 से 1 की ओर जाएंगे। यानी कि 2 चार्ज से किधर जाते हैं, चार्ज Q1 की ओर जाते हैं।
अब आपको दो चीज मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया और यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया, जो कि दोनों चार्जों के बीच का क्या मिल गया आपको, डिस्टेंस होगा। अब देखिएगा यहां पर दो फोर्स लगेंगे। मान लीजिए क्या होगा, जब आपका Q1, देखिए आपके चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा Q1 जो होगा, Q1 पर लगने वाला फोर्स आपका यहाँ पर एक फोर्स F लगेगा, इधर फोर्स क्या लगेगा दोस्तों, F लगता है, लेकिन दोनों इक्वल है। यहां पर हम देखेंगे, इसको लिखेंगे 1 2, यानी कि पहले चार्ज पर सेकंड चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स होगा पहले चार्ज पर, यानी जो आपका Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज पर Q2 के रिस्पेक्ट में लगने वाला जो फोर्स होगा, Q2 के द्वारा लगने वाला क्या है दोस्तों, फोर्स होगा। सेम उसी कंडीशन में यहां पर आपका चार्ज 2 है, 2 पर जो लगने वाला फोर्स किसके द्वारा है, आपका Q1 के द्वारा हो गया। यानी कि यहां पर आपको दो फोर्स मिल गया। फोर्स कौन कौन सा मिला दोस्तों, F12 मिला और क्या मिला, F21 मिला। अब ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल तो होंगे, बट इसका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या हो जाता है आपका 1 2 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा, अब यहां पर आपको दो फोर्स मिल गए, 1 2 मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, 2 1 मिल गया। यहां फोर्स 1 2 का मतलब ये हो गया फर्स्ट चार्ज Q1 पर Q2 की वजह के द्वारा लगने वाला फोर्स, और यहां पर 2 1 का मतलब हो गया दोस्तों कि चार्ज 2 पर Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स है। अब इसके बाद देखेंगे हम, यहां पर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं, तो Q1 से जितना डिस्टेंस Q2 की ओर आएंगे, यानी कि वेक्टर R12 जो है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, 2 से 1 की ओर जाएंगे, यानी लिख सकते हैं वेक्टर 2 1। बट इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है दोस्तों, अपोजिट है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, निगेटिव कर देंगे। अब याद करके रखिएगा, जब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, बट डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन क्या होता है आपका, अपोजिट होता है, तो वहां पर आपका मिलता है अपोजिट वेक्टर। वहां पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, अपोजिट वेक्टर मिल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम इसके आधार पर कूलम्ब्स के लॉ के आधार पर हम केवल मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते थे। बट यहां पर आगे देखा जाए, हम जानते हैं कि दोनों चार्जों के बीच के लगने वाला जो आपका मैग्नीट्यूड होगा, F इज इक्वल टू होता था क्या, Q के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हुआ करता है। ये आपके कूलम्ब के नियम के आधार पर आपने पढ़ा था कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वह F के Q1 Q2 अपन क्या होता है दोस्तों, R का स्क्वायर। बट अगर हम देखेंगे इसका वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए आपको दोस्तों, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो हम एक बात याद करके रखिएगा, किसी भी मैग्नीट्यूड में अगर हम यूनिट वेक्टर्स क्या करते हैं, मल्टीपल करा देते हैं, तो वह दोस्तों आपका क्या हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तब हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं फोर्स आपका क्या, पहला फोर्स क्या मिलेगा, R1 2 F12 मिलेगा। अब इसकी जो वैल्यू होगी आपको पता है K Q1 Q2, बट यहां पर देखा जाए दोस्तों, जो इसका डिस्टेंस है वह डिस्टेंस कितना होगा 1 2 में, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा दोस्तों देखिएगा 1 2 में जो फोर्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन है दूसरे मतलब सेकेंड चार्ज का फर्स्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, यानी जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन दिया गया वेक्टर 1 2 1 का स्क्वायर इनटू, अब इसी जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया गया है, इसी वेक्टर क्या निकाल लेंगे हम, यूनिट वेक्टर से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। एक बात याद कर लीजिएगा, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड ए होगा, तो यूनिट वेक्टर जब इसे मल्टीपल करते हैं जिसके मैग्नीट्यूड में कोई भी परिवर्तन, कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। सेम इसी कंडीशन में हम कर लेंगे, दूसरा फोर्स निकालेंगे। दूसरा फोर्स क्या मिलेगा, जब इसे मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर से मल्टीपल कराते हैं तो उससे क्या मिल जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। सेम वही 2 1, तो इसमें क्या होगा, K Q1 Q2 बाई, अब इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये किधर, इसका डायरेक्शन क्या दिया गया, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से क्या दिया है, Q2 को लिख देंगे, Q1 से Q2 को, यानी कि 1 2 का स्क्वायर इंटू इसका हम यूनिट वेक्टर लिख देंगे। यूनिट वेक्टर क्या होगा, R कैप 1 2।
आर कैप मिल गया क्या दोस्तों, 1 2 मिल गया। अब जब मुझे यहां तक पता चल गया वेक्टर एडिशन की, अब यहां पर दिया गया है कि वेक्टर देखा जाए कि जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया गया वेक्टर r12, ये इसमें दिया नहीं गया था, ये आपका रिस्पेक्ट किसे दिया गया था, पोजीशन वेक्टर के रूप में दिया गया था। तब हम यहां से वेक्टर 21 और वेक्टर 12 का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में कि वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ पढ़े होंगे, जिसके आधार पर दोस्तों आपको बताया गया था कि मान लीजिए दो आपके दिए गए वेक्टर, एक आपका वेक्टर ए दिया गया है, एक वेक्टर आपका ए दिया गया है, सेकंड वेक्टर क्या दिया गया, वेक्टर बी दिया गया है। सेकंड वेक्टर क्या दिया गया दोस्तों, मान लीजिए वेक्टर बी दिया गया है। तो इसी के अलावा में हम देखते हैं कि अगर एक इसको मान लेते हैं, ये भी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए के अलावा माना जाएगा। अब यहां से इसको अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो आपका क्या रेजिस्टेंट वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, जिसको हम क्या मानते हैं, आर मानेंगे। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए इसके सापेक्ष में तो ये आपका देखिए इसका जो डायरेक्शन है कंटिन्यूअस ऐसे चलता जा रहा है। भाई इसका डायरेक्शन ऐसे गया फिर ऊपर गया, अब इसको ऐसे नीचे आना चाहिए था, लेकिन हम देख पा रहे हैं इसका जो डायरेक्शन है ये तो कंटिन्यूअस यहां तक बना हुआ है, यहां तक कंटिन्यूअस बना हुआ है। बस जो आपकी तीसरा भुजा तीसरी साइड है वह इसकी ठीक क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो आपका अपोजिट वेक्टर होगा वह क्या होगा, दोनों साइड के वेक्टरों के योग के बराबर होता है। ये आपका क्या होगा, ट्रायंगल लॉ होगा, किसका, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ होता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते, ठीक उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर वेक्टर r1 देखिए, आपका ट्रायंगल देखा जाए o q दिया गया है। अगर हम यहाँ पर वेक्टर r1 को निकालना चाहें, वेक्टर r1 को निकालना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखा जाए ये वर्जे से चलने वाले जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है वो किधर आपका q तो क्या दिया गया, r2 वेक्टर दिया गया प्लस। अब इसके यहाँ पर देखा, इसका कंटिन्यूअस आपका जो डायरेक्शन बता रहा है वो क्या होगा, आपका दे रहा है वेक्टर r21। अब यहां से देखिए, अब ये आपका डायरेक्शन कंटिन्यूअस अगर देखा जाए, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, लेकिन इसका सेम आपका क्या दिया गया, अपोजिट दिया गया है। ये डायरेक्शन क्या दोस्तों, सेम अपोजिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। तो यहां पर हम वेक्टर r21 का फिर से क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या मिल गया आपको, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखते हैं वेक्टर r2 की वैल्यू हम निकालना चाहें तो दोस्तों देखिएगा r2, अब यहां पर देखा जाए इसका डायरेक्शन देखो दोस्तों ऐसे दिया गया, यानी कि r1 वेक्टर r1 प्लस, अब देखिएगा इसके ठीक कंटिन्यूअस डायरेक्शन में आपका इसका डायरेक्शन है, सेम कंटिन्यूअस डायरेक्शन में इसका भी है, क्या मिल जाएगा, वेक्टर r12। अब हम वेक्टर r, अब इसका ठीक अपोजिट वेक्टर डायरेक्शन क्या मिलेगा, r2, जो कि हमने यहां पर r2 पहले से लिख चुका है। तो क्या मिलेगा, r12 इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। अब जब आपको डिस्टेंस मिल गया तो लेकिन मुझे आवश्यकता है इसके यूनिट वेक्टर की, किसकी, यूनिट वेक्टर की मुझे आवश्यकता है। तो यूनिट वेक्टर के लिए बहुत आसान तरीका होता है दोस्तों, अगर दिया वेक्टर r12 दिया गया है तो इसी वेक्टर को r12 करके इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, हम मल्टीपल कर देते हैं, या इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं 1 2, है ना, ये हो जाता है। और सेम आपको अगर निकाला जाए वेक्टर r21 होगा तो वही कंडीशन आपको यहां फिर से कर देना होगा, r21। अब इसके स्थान पे इसी के मान को निकाल करके हम यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद हम सॉल्व करेंगे, और यही आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है।